मैं अजय सर आपका एजुकेशन टीचर्स ट्रेनिंग एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। हम आपको इसके पीछे अधिगम का अर्थ, उनकी परिभाषाएं बताए थे कि कैसे व्यक्ति सीखता है, क्यों सीखता है और क्या सीखता है। तो उसी के हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन आता है कि अधिगम का स्थानांतरण कैसे होता है। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग यानी बच्चे में कैसे अध्यापक जब पढ़ाता है तो कैसे बच्चे सीखते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम क्या करते हैं, आपको हम बताए थे कि हम जो है सिनॉप्सिस रूपरेखा जो है बनाते हैं, ताकि क्या है पता चल जाए कि आप कहना क्या चाहते हैं। जो कॉपी जांचने वाले हैं वो पता चल जाता है कि आप कहना क्या चाहते हैं। जैसे रिसर्च में बताया जाता है, शोध में बताया जाता है, उस तरह से हम आपको बताते हैं। आप वैसे ही लिखिए, एक अच्छा नंबर आपको मिलेगा। आप अपने परिभाषाओं में लिखिए। हमने जो बताया लेक्चर, आपने जो किताबों में अध्ययन किया राइटरों के, उनको तुलना करने के बाद आप क्या आपके मन में विचार क्या हो रहा है, आप वहाँ पे अपने विचार दीजिए कि नहीं यहाँ पे ऐसे शब्द भी हो सकते हैं। तो उसमें आप क्या करेंगे, ऐड कर सकते हैं। तो पहले हम चलेंगे, रूपरेखा बनाएंगे। रूपरेखा, ठीक है। रूपरेखा मतलब होता है सिनॉप्सिस। आप कहना क्या चाहते हैं, जो आप 25 से 30 मिनट में क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि अधिगम का स्थानांतरण कैसे होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आया है, या इसकी शैक्षिक उपादेयता क्या है, या अध्यापकों के लिए क्या उचित है। क्वेश्चन आ गया तो आपको ऐसे ही सिनॉप्सिस बना करके, देर न करते हुए आपको ऐसे ही लिखना है। यानी आप क्या कहना चाहते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है, वह क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है और हम क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी हम एक अच्छा से रूपरेखा बना सकते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो अधिगम का स्थानांतरण, तो पहले हम बनाएंगे यहाँ पे प्रस्तावना या परिचय, इंट्रोडक्शन, परिचय। अब चाहे तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, डिजाइन बना करके। डिजाइन, रिसर्च डिजाइन इसको बोलते हैं, और डिजाइन के द्वारा बनाएंगे आप तो आपको अच्छा अंक मिलता है। क्योंकि किताबों में देखिए डिजाइन से ही लिखा जाता है, इसीलिए क्या है किताबें पसंद आती हैं। तो परिचय हो गया, इंडेक्स होता है उसका किताब में, और पेज नंबर दिया होता है कि क्या वह कहना चाहता है। ठीक है, तो ये परिचय हो गया आपका। अब परिचय में हम देंगे कि अधिगम का स्थानांतरण कैसे होता है। हमको क्या है, जैसे हम बताए थे आपको पिछले क्लास में अधिगम के अर्थ में, तो उसमें आपको हमने बताया था कि कैसे हम 25 में से 30 मिनट में जो क्वेश्चन लिखना चाहते हैं उसमें हम क्या कहना चाहते हैं। तो वो चीज़ होता है, जैसे कोई कार्यक्रम होता है विद्यालय पे, तो हम क्या करते हैं, एक प्रारूप, एक योजना बनती है कि फला व्यक्ति को यह काम है, उनको यह काम दिया जाता है, उनको यह काम दिया जाता है, सबको कामों को बांट दिया जाता है, और जब काम होता है तो आसानी से विद्यालय का काम निपट जाता है। वही काम घर के शादी विवाह में भी होता है, सबको काम बांट दिया जाता है और समय आने पर सब पूरा हो जाता है। तो एक रूपरेखा बन जाता है कि 2 महीने में हमको यह कार्य करने हैं, घर के सारे काम, शादी विवाह के सभी काम हमको क्या है करना है। तो उसमें क्या होता है, काम होता रहता है, काम उस दिन भी नहीं ख़त्म होता है, लेकिन काम चलता रहता है। तो परिचय हो गया, फिर हम आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, अधिगम का स्थानांतरण। तो अधिगम के स्थानांतरण का अर्थ एवं परिभाषा। ठीक, अब देखिए
अब हमारा सिस्टम बता रहा है, जो कॉपी जांचने वाला है परीक्षक है, उसको क्या है, उसको पता है गया कि यह परिचय दे रहा है और अधिगम का स्थानांतरण का अर्थ एवं परिभाषा, इसके बारे में हम बताएंगे। अधिगम का स्थानांतरण कैसे होता है, लिखना है, और परिभाषाओं को हमको क्या करना है, बताना है, जो रिसर्च कर चुके हैं कि अधिगम का स्थानांतरण कैसे होता है। तो जितने भी मनोवैज्ञानिक इन पे रिसर्च किए हैं उनमें क्या है, 4-5 लोगों के बारे में कंठस्थ कर लेना है और हमको बताना है, उनकी परिभाषा देना है, कम से कम 5 लोगों की। अब हम यहाँ पे आएंगे। अब यहाँ पे हो गया अधिगम के स्थानांतरण का अर्थ एवं परिभाषा। अब हम आएंगे अब अधिगम स्थानांतरण के प्रकार। अधिगम स्थानांतरण के प्रकार, कहने का मतलब है कि अधिगम का जो स्थानांतरण होता है वह कितने प्रकार से हो सकता है, कितनी दिशा में हो सकता है। तो हमको यह देखना है कि अधिगम के स्थानांतरण के प्रकार, टाइप्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रांसफर लर्निंग, तो यह हमको देखना है। अब क्या बात करना है, अधिगम स्थानांतरण का सिद्धांत। अधिगम स्थानांतरण का सिद्धांत। अधिगम स्थानांतरण का सिद्धांत, कौन से सिद्धांत अपना करके एक अध्यापक अधिगम का स्थानांतरण बच्चों में कर सकता है, कौन सा प्रयोग विधि करके वह बच्चों को क्या कर सकता है, सिखा सकता है। ठीक है, वह हो गया आपका। देखिए अब आप देख लीजिए, सिस्टमेटिक ढंग से हम क्या कर रहे हैं, सिनॉप्सिस बना रहे हैं। अधिगम सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थ। शैक्षिक निहितार्थ, जो अधिगम का जो सिद्धांत है, जिस सिद्धांत का बच्चों को सिखाना चाहते हैं, उसका शिक्षा में लाभ क्या है, उससे बच्चे तो क्या सीखेंगे, उससे समाज, आगे आने वाला जो समाज है, जो बच्चे आने वाले हैं, जो जनरेशन है, वह क्या सीखेगा। जैसे जो किताबें लिखी गई हैं, उन किताब जो पहले की लिखी गई हैं, अब उन किताबों से क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, अब हमारे बाद बच्चों पर ट्रांसफ़र हो रहा है। तो वही चीज़ है अधिगम सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थ, शिक्षा में इसका लाभ क्या है। अब हम अगली पॉइंट चलेंगे। अधिगम स्थानांतरण की दशाएं, कहने का मतलब है जो अधिगम का जो स्थानांतरण हो रहा है वह कौन सी दशा में हो रहा है। जैसे हर व्यक्ति का दशा होता है, कर्मों का फल क्या है, भुगतते हैं। जैसे जो कर्म करते हैं, जो माता पिता कर्म करते हैं, उनका कर्म क्या होता है, बच्चों पे आता है, जो बच्चे करते हैं वह माता पिता पे आता है। तो वह जो है सीखने के दौरान वो दशाएं क्या हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और परिचर्चा करेंगे। शिक्षक द्वारा स्थानांतरण उन्नत करने के उपाय। अब कहना हमको है कि शिक्षक द्वारा स्थानांतरण उन्नत, जो स्थानांतरण कर रहे हैं, जो हम बच्चों को बता रहे हैं, जो शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को, उसको और अच्छा कैसे बनाया जा सके। ठीक है, हर अध्यापक चाहता है,
हर मैनेजमेंट चाहता है, हर गवर्नमेंट चाहती है कि कैसे अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जाए। तो वह चीज़ है कि शिक्षक द्वारा स्थानांतरण उन्नत करने के उपाय। अब हम आएंगे निष्कर्ष पे। निष्कर्ष, अब हम इन पॉइंटों पे जो हमने परिचय बताया, अधिगम के स्थानांतरण का अर्थ एवं परिभाषा बताया, जो अधिगम स्थानांतरण के प्रकार बताया, फिर अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत, अधिगम सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थ, अधिगम स्थानांतरण की दशाएं, शिक्षक द्वारा स्थानांतरण उन्नत करने के उपाय। अब हम इन बिंदुओं पे हम क्या करेंगे, हम निष्कर्ष के रूप में लिखेंगे कि हमने जो ये लिखा है 25 से 30 मिनट में जो क्वेश्चन लिखा है उससे जो है क्या समाज को मिलेगा, क्या हम जो बताना चाहते हैं उसे समाज में कितना लाभ होगा। वो निष्कर्ष हो गया, हमने निष्कर्ष निकाल दिया कि हम यह कहना चाहते थे, यह निष्कर्ष निकल गया। अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अब हमने किन किन राइटरों के, किन किन लेखक की पुस्तकों का अध्ययन किया है। तो हमने जो पुस्तक का अध्ययन किया है शिक्षा मनोविज्ञान, आपको बताए थे शिक्षा मनोविज्ञान। अब राइटर कौन हैं, तमाम लोग हैं, जैसे पीडी पाठक हो गया, रीता चौहान हो गया, डॉक्टर ए.के. सिंह, अरुण कुमार सिंह, डॉक्टर एस.पी. कुलश्रेष्ठ, सुरेश भटनागर, कहने का मतलब है ये लोग शिक्षा मनोविज्ञान के क्या हैं, मनोवैज्ञानिक क्या हैं, मनोवैज्ञानिक शास्त्री हैं। मतलब कहने का मतलब है इन लोगों ने रिसर्च किया है टॉपिक पे, शिक्षा मनोविज्ञान को लिखा है इन लोगों ने। तो इन लोगों की किताबों का हमने क्या किया, अध्ययन किया। कम से कम हम लोग 3 लोगों का नाम लिखना है, 3 लोग बहुत हैं, यहाँ पे 3 हम लिख सकते हैं। संदर्भित ग्रंथ, संदर्भ ग्रंथ चाहे संदर्भ ग्रंथ, ये हो गया। पीडी पाठक, डॉक्टर पीडी पाठक, ठीक है। तो किस सन में, जिसमें इनकी पब्लिश हुई थी पुस्तक, जैसे 2016 में है, शिक्षा मनोविज्ञान लिख देंगे यहाँ पे, शिक्षा मनोविज्ञान 2016 किस पब्लिकेशन में हुआ है, आगरा में है कि अगर लाल बुक डिपो है, उसको हमको देखना है। तो उन चीज़ों को हमें करके क्या है, तब हमें एक अच्छा उत्तर मिल सकता है। तो अब आप देखिए, अगर इतना पे आप लिखते हैं, सब पे 5-5 पॉइंट, कहने का मतलब है 5 से 7 हो जाए, 5, इस पे भी 5 लिख देंगे, यहाँ भी 5, देख लीजिए। ये तो रेफरेंस बुक है निष्कर्ष। तो हम अगर इस पे 5-5 पॉइंट से कम 7 पॉइंट लिखेंगे तो पेज भी भर जाएगा आपका, 7 पेज में लिखा जाएगा। एक डिजाइन करके हम एक सिस्टम से क्या है, आंसर को लिख करके एक अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि डिजाइन कितना अच्छा है, ठीक है। जो शोध होता है इसी तरह होता है, क्या आपको कहना है, वो किस पे शोध करना है, वो सब इसी तरह से लिख करके उसको 3 साल क्या किया जाता है, बनाया जाता है। लेकिन वह बहुत कठिन काम है, होता है, सब लोग करते हैं।
तो इस